दोस्तों, अभी तक सालों से एक खबर जो भारत के टेलीकॉम सेक्टर में काफी बार सुनने को मिली थी वह ये थी कि भारत की बहुत बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनियां देखते ही देखते चंद सालों में बर्बाद होने लगी और उनकी बर्बादी भी ऐसी कि उनके पर हजारों करोड़ के लोन की देनदारी रह गई। जी हाँ, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकार तक इन कंपनियों की बहुत सी लड़ाइयां अपने दिखी होंगी। उसके बावजूद इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर स्टेबिलिटी के साथ भारत के लगभग हर इलाके में लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हर वो टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट की सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है जिसकी भारत को फिलहाल जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था इंडिया में जब फोन से एक फोन कॉल करने की कॉस्ट 100 रुपए प्रति मिनट तक चली जाती थी और अगर आपको कोई फोन कॉल रिसीव करना हो तो आज के दिन जितना आप महीने का बिल पे करते हो उतना एक कॉल रिसीव करने का कॉस्ट हुआ करता था। ऐसे में अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो उस टाइम में आपके पूरे महीने की सैलरी सिर्फ फोन का मंथली बिल भरते ही निकल जाती। और यह बात कोई पुरानी नहीं है, बल्कि आज से 10 से 15 साल पहले ऐसा होना बहुत कॉमन हुआ करता था। लेकिन उसके बाद कीमतों में कमी आई और बहुत से ऑपरेटर्स भी आए जैसे वोडाफोन, एयरटेल, टेलीनॉर, एयरसेल, आइडिया, टाटा डोकोमो। लेकिन आज के समय में एयरटेल, वोडाफोन और जियो को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो पूरे देश में अपनी सर्विस को पहुंचा रही होगी। और इतने कम ऑप्शन में भी आज आप 150 रुपए में 15 GB डेटा यूज कर सकते हैं और वाईफाई तो इससे भी सस्ता है और हमारी कॉल्स, हमारे SMS अनलिमिटेड हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक कंपनी का हाथ है, उसका नाम है जियो टेलीकॉम। जी हाँ, जियो के 2016 में आने के बाद 15 में से 10 टेलीकॉम कंपनीज शटडाउन हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई। बाकी कई कंपनीज ने आपस में मर्ज कर लिया है एक दूसरे के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि हर क्वार्टर ईयर इन कंपनीज को हजारों करोड़ों रुपए के लॉस हुआ करते थे। ऐसा क्या हुआ इन कंपनीज के साथ और आखिर क्यों ये सब बंद हो गई, तो हम जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन सबसे पहले एक बार थोड़ा यह समझ लेते हैं कि जब हम कोई कॉल या मैसेज या इंटरनेट मैसेज किसी को करते हैं तो यह पूरा प्रोसेस कैसे होता है, जिससे आपको भारत के टेलीकॉम सेक्टर को समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों देखिए, कॉल करने के लिए आमतौर पर हम अपने मोबाइल का एक बटन दबाते हैं। जी हाँ, बटन से बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकलता है जो ट्रांसमिट किया जाता है एक एंटेना को। ये छोटा सा एंटेना है जो आपके फोन के अंदर होता है, लेकिन आज से करीब 20 साल पहले ये एंटेना एक्चुअली में फोन के बाहर हुआ करता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है तो अब ये एंटीना फोन के अंदर ही आ गया है। ये एंटीना आपके सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बदल देता है, जिसके बाद यह रेडियो वेव्स हवा में फ्लोट करते हुए उस दूसरे सेल फोन के नियरेस्ट टावर तक पहुंचती है जिसे आपने कॉल लगाया होता है। उसके बाद फिर से यह रेडियो वेव्स उस मोबाइल के एंटीना के जरिए सिग्नल में कन्वर्ट होकर के साउंड के रूप में आपको सुनाई देती है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस महज चंद सेकंड में होता है। और ऐसा ही कुछ इंटरनेट के साथ भी है, लेकिन इंटरनेट में सिग्नल हवा में तैरने की बजाय समुद्र में बिछे हुए तारों के जरिए डेटा सेंटर तक जाते हैं, जहां पर स्टोर किए हुए इंफॉर्मेशन में वापस सिग्नल वेव्स के जरिए हमारे नियरेस्ट टावर तक आते हैं और फिर उसे हमारे मोबाइल का एंटीना कैच करके हमें इंफॉर्मेशन दिखाता है। वैसे भी आप पूछ सकते हैं कि आज भारत में करोड़ों लोग एक साथ एक दूसरे को फोन मिलाते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे में यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपस में मिक्स कैसे नहीं होती। तो दोस्तों, इसी का जवाब में सामने आता है फ्रीक्वेंसी और स्पेक्ट्रम। इस हवा में ये रेडियो वेव्स ट्रैवल तो करती हैं, उसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम को बेसिकली आप एक सड़क की तरह इमेजिन कर लो और ये सड़क अलग अलग लेन्स में डिवाइडेड है। इन्हें लेन स्पेक्ट्रम बैंड कहा जाएगा। हर एक लेन में स्पेक्ट्रम बैंड पर एक स्पेसिफिक स्पीड पर चल रही होती है। रेडियो स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं अलग अलग बैंड के स्पेक्ट्रम में, और यह डिवीजन उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज आपको सुनने में बहुत टेक्निकल लग रही होंगी, पर ऐसा समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं से टेलीकॉम इंडस्ट्री के झगड़े की शुरुआत होती है। क्योंकि हर एक सर्विस प्रोवाइडर या टेलीकॉम कंपनी चाहती है कि उसे स्पेक्ट्रम बैंड का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल सके। हर कंपनी चाहती है दोस्तों कि बेसिकली देश का हर एक इंसान उन्हीं की ही कंपनी को इस्तेमाल करे। लेकिन ये स्पेक्ट्रम एक नेचुरल रिसोर्स की तरह लिमिटेड है और सरकार के हाथों में है। जी हाँ, तो ऐसे में हमारी सरकार ने इंडिया को 22 सर्कल्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक सर्कल में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाता है। जैसे में टेलीकॉम कंपनीज ज्यादा से ज्यादा स्पेक्ट्रम को खरीदने की कोशिश करती हैं, वो भी देश के अलग अलग सर्कल्स में, ताकि उनके सब्सक्राइबर्स आसानी से टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सके। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी के सक्सेस के पीछे टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्पेक्ट्रम ऑक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर आपको शायद भारत के 2G स्पेक्ट्रम वाले घोटाले के बारे में तो पता ही होगा, जिसके ऊपर कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। जी हाँ, खैर उसके बारे में आपको बताएंगे आगे, लेकिन भारत की टेलीकम्युनिकेशन की हिस्ट्री पर पहले एक नजर डाल लेते हैं।
दोस्तों हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हमारी कहानी एक्चुअली में 1850 से शुरू होती है, जब इंडिया को अपना पहला टेलीग्राफ मिला था, यानी तार भेजने का सिस्टम। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का सिंपली मतलब होता है उस इंसान से बात करना जो आपसे बहुत दूर बैठा है। लेकिन भारत का टेलीग्राफ आज के मॉडर्न टेलीकॉम सेक्टर से बिल्कुल अलग था। इसलिए आज की अगर टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें तो इसका बूम एक्चुअली में पिछले 30 साल पहले से ही शुरू हुआ था। इसके पीछे का रीजन ये है कि काफी लंबे समय तक हर तरह का टेलीकॉम, मतलब कि पहले पोस्ट, फिर टेलीग्राफ और फिर टेलीफोन, ये सब सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। यानी पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा और फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। टेलीफोन का ही एग्जाम्पल लेकर देखें तो ये एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन था, क्योंकि हजारों सालों से हम सिर्फ चिट्ठियों से कम्युनिकेट करते आए थे और अब अचानक से टेलीफोन्स ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। दुनिया भर में टेलीफोन की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, लेकिन इंडिया में टेलीफोन की ग्रोथ काफी स्लो थी। और जब इंडिया में आ भी गया टेलीफोन, उसके बाद भी लोगों के पास इसका ज्यादा एक्सेस नहीं था। रीजन ये था कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इसे भारत के लोग इस्तेमाल ना करें, वरना ये उनके खिलाफ होगा। ऐसे में टेलीफोन लाइन सिर्फ सरकार के द्वारा ही बिछाई जाती थी। ऐसे में अगर प्राइवेट कंपनी इसका इस्तेमाल करना चाहती तो उन्हें लाइसेंस की जरूरत पड़ती और उन्हें फिर रेंटल फीस भी पे करनी पड़ती। अब ऐसे में नेचुरली टेलीफोन एक ऐसा चीज बन गया जो सिर्फ अमीर लोग अपने घर में रखते थे और सिर्फ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, कोलकाता और बॉम्बे जैसे शहरों में ही उस दौरान लाइनें बिछाई गईं और इंडियन घरों तक टेलीफोन को पहुंचाने की कोशिश की गई। 1989 तक भारत में हर 200 में से सिर्फ एक इंसान के घर में ही टेलीफोन हुआ करता था और ये अंतर बहुत बड़ा था, क्योंकि 2021 में डेटा बताता है दोस्तों कि हर 2 में से एक इंसान के पास या तो मोबाइल फोन या टेलीफोन है। ऐसे में 3 दशक में करीब 100 गुना ज्यादा की इम्प्रूवमेंट आई है। स्लो ग्रोथ के पीछे यही रीजन था कि सरकार ने पूरा कंट्रोल जमा रखा था। टेलीफोन कनेक्शन को लेकर 1980 के टाइम में लाखों लोग अप्लाई करते थे कि हमें भी अपने घर में टेलीफोन चाहिए, लेकिन उन्हें अप्रूवल चाहिए होता था सरकार से और उसके लिए एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती थी। कुछ लोगों के लिए वेटिंग टाइम 10 सालों तक का था। खैर, इंदिरा गांधी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहीं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की इस टेलीकॉम सेक्टर को ओपन करने की और बाद में उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने 1989 तक ये कोशिश जारी रखी कि कई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करने की कोशिश भी की गई, जैसे कि MTNL टेलीकॉम सर्विसेज को रन करने के लिए राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा को इन्वाइट किया, जिनकी मदद से टेलीकॉम सेक्टर में वो समय गेम चेंजिंग साबित हुआ। लेकिन 1990 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ने टेलीकॉम सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट कर दिया। ऐसे में 1995 में एक ऑक्शन हुआ जिसमें टेलीकॉम लाइसेंस को बेचा गया। जी हाँ, ये वो समय था दोस्तों जब मोबाइल फोन्स जस्ट एंटर हुए थे भारत में। ऐसे में जैसे ही ऑक्शन शुरू हुआ, सारी प्राइवेट कंपनियां इसमें बोली लगाने के लिए आगे आ गई, क्योंकि मोबाइल फोन ने उन्हें भारत में बदलता हुआ फ्यूचर दिखा दिया था और उन सारी कंपनियों को यह पता था कि इस सेक्टर में आ जाने से आने वाले समय में उन्हें अनगिनत मुनाफा होने वाला था। जिसके बाद सरकार ने अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर लिया टेलीकॉम सेक्टर से। लेकिन इस दौरान जो भी कंपनियां इस सेक्टर में आई, उन्हें अच्छा खासा लॉस भी उठाने को मिला, क्योंकि जब टेलीकॉम सेक्टर में इन कंपनियों ने कदम रखा तो सरकार ने उनसे लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस पहले ही देने की बात कही। ऐसे में कई छोटी कंपनियां या बॉडी नहीं कर सकती थी कि वह लाइसेंस फीस पहले ही चुका दें। फिलहाल ऐसे ही चलता रहा और बहुत सी कंपनियां लाइसेंस देने के बाद उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाई जितना सोचा था। उन्होंने उस नियम का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यह सोचा गया कि पहले से ही लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम फीस लेने से बेहतर है कि एक फिक्स अमाउंट एनुअल प्रॉफिट पर सरकार को दिया जाए। और सरकार ने भी इन कंपनियों की कमाई का सालाना 8% लेने का नियम बना दिया था। जी हाँ, ऐसे में सरकार की नई पॉलिसी और नई टेक्नोलॉजी, इन सब की वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन आ गया। वैसे तो देश को हर छोटे स्टेप से फर्क पड़ता था। ऐसे में प्राइवेट कंपनीज के मार्केट में आने के बाद अब लोगों को 10 सालों तक फोन या मोबाइल लेने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं थी। कनेक्शन लगवाने के लिए घर घर अब कंपनीज खुद आती थी। इसके बाद साल 2000 के बाद मोबाइल फोन पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी गई। इसी वजह से कई फॉरेन कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी इंडिया में आ गए और जब मोबाइल फोन्स आए तो नए टावर्स बनाने की जरूरत थी। तो ऐसे में मेजर सर्विस प्रोवाइडर साथ में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट शेयर की। इनफैक्ट कई कंपनीज ने तो सेम सेलफोन टावर्स को भी शेयर करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोस्तों कई बड़ी कंपनी इंडियन मार्केट में आ गई, जैसे कि ब्लैकबेरी और नोकिया। इन्होंने अपने बड़े कूल और स्टाइलिश मोबाइल फोन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। जैसे जैसे मोबाइल फोन्स मार्केट में बढ़े, वैसे ही कंपटीशन भी बढ़ा और रिजल्ट ये रहा कि कंपटीशन के एक आम आदमी के लिए कॉस्ट कम हो गई। जी हाँ, ऐसे में 1990 के
20 साल बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी तरह से फिलहाल बदल गई है, लेकिन 2010 के बाद से चीजें और भी एक्साइटिंग हो गई, क्योंकि इसी सेक्टर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहा जाता है। दरअसल उस समय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने इन स्पेक्ट्रम को टेलीकॉम कंपनीज को काफी कम प्राइस में बेचा था, जिससे सरकार को नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी वजह से 122 टेलीकॉम लाइसेंस को कैंसिल भी किया गया, और ये होने के बाद जो मार्केट में मेजर प्लेयर्स थे, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, वर्जिन मोबाइल, वीडियोकॉन टेलीकॉम, इन सब ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ कम्पीट करना शुरू किया। लेकिन इसके बाद भी बदलाव का दौर चल ही रहा था, क्योंकि इन कंपनियों के साथ कुछ दिक्कतें थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि ये काफी हाई कॉस्ट थी। टेलीकॉम कंपनीज के लिए स्पेक्ट्रम फीस पे करनी पड़ती थी और टैक्स भी पे करने पड़ते थे। ऊपर से कुछ सालों बाद नई जनरेशन आ रही थी इंटरनेट टेक्नोलॉजी की, यानी पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया। सरकार स्पेक्ट्रम ऑक्शन करवाती थी और इन कंपनीज को हर बार ही बिडिंग के लिए एक हाई प्राइस देना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दूसरी कंपनी स्पेक्ट्रम को ना ले जाए। ऐसे में बोली लगाते हुए इतना प्राइस बोल देते थे कि इतना पे नहीं कर पाते थे। इसी की वजह से कई कंपनीज जैसे कि एयरसेल और वर्जिन मोबाइल कंपनी कर्ज में चली गई थी। इसी के बाद दूसरी प्रॉब्लम हुई इन टेलीकॉम कंपनीज के लिए 2016 में जियो से। रिलायंस जियो ने जैसे ही मार्केट में एंटर किया, इंडियन टेलीकॉम सेक्टर हमेशा के लिए बदल गया था, क्योंकि ये कोई आम प्राइवेट कंपनी नहीं थी जो टेलीकॉम सेक्टर में ऐसे नॉर्मली एंटर कर रही थी। जियो की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि वो बाकी कंपनीज को लॉस में ले आए। अगर आपको याद हो दोस्तों कि जब जियो 2016 में पहली बार लॉन्च हुआ था, उसने अपने सब्सक्राइबर्स को फ्री सर्विस ऑफर की थी 3 महीने के लिए। और आप तो जानते ही हैं कि इंडिया में लोगों को फ्री चीजें कितनी पसंद हैं। 1 महीने के अंदर ही जियो के पास 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स आ गए थे। इन सारे सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड हाई स्पीड 4G डेटा मिलता था, वो भी सब कुछ फ्री। इसी वजह से जियो को काफी लॉयल कस्टमर्स मिले। जियो ने अपनी सर्विस को 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, जिसके बाद उनके पेड पैकेजेस मार्केट में आए। लेकिन ये जो पेड पैकेजेस थे, यह भी काफी सस्ते थे बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में। जी हाँ, इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो रुके रहे और नए कस्टमर्स और ज्वाइन करने लगे। सिर्फ 2.5 साल के अंदर जियो के पास 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स आ गए, जबकि ऐसा करने में एयरटेल को 11 साल लगे थे। पहली बार देश में करोड़ों इंडियंस के पास और रेगुलर इंटरनेट था, न सिर्फ शहरों में बल्कि छोटे टाउन्स और विलेजेस में भी। 2017 में बहुत से इंडियंस के पास पहली बार स्मार्टफोन आया और इतना डेटा कंज्यूम किया गया कि एक इंडियन कंपनी यानी टी सीरीज दुनिया का लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल बन गया। इस पूरे फिनोमिना को जियो इफेक्ट का नाम दिया गया। अब ये जियो इफेक्ट आम लोगों के लिए काफी अच्छी खबर थी, लेकिन एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत बुरी खबर थी। कारण साफ था दोस्तों, जो रेट जियो ने सेट कर रखे थे वो इतने कम थे कि बाकी कंपनीज कंपीट ही नहीं कर पा रही थी। ऐसे में मार्केट में बने रहने के लिए बाकी कंपनीज को भी अपने रेट्स कम करने पड़े। इसकी वजह से टैरिफ वॉर शुरू हो गई। लो टैरिफ्स और कर्ज की वजह से कई बड़ी टेलीकॉम कंपनीज ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी और शट डाउन कर दिया अपने ऑपरेशंस को, जैसे कि एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन। 2 और बड़ी मेजर कंपनीज वोडाफोन और आइडिया ने एक दूसरे के साथ मर्ज कर लिया और 2018 में ये दोनों वीआई बन गए। इसके बाद भी उनको लॉस सहने पड़े और जियो प्रॉफिटेबल बना रहा। अब ऐसे में भारत में आज के दिन सिर्फ 4 मेजर प्लेयर्स बचे हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया और बीएसएनएल। और बीएसएनएल तो सरकार की ही कंपनी है दोस्तों। और जो 2 बाकी कंपनीज हैं, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर है। इसके पीछे एक तीसरा रीजन भी है। दरअसल 1999 में सरकार ने अनाउंस कर दिया था कि एक ईयरली लाइसेंस फी की पॉलिसी होगी। टेलीकॉम कंपनीज को अपने रेवेन्यू का 8% पे करना पड़ेगा सरकार को। ऐसे में बीते 15 सालों से अब तक डिस्प्यूट ही रहा है टेलीकॉम ऑपरेटर्स और सरकार के बीच में कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है रेवेन्यू की, क्योंकि यह 8% का जो लाइसेंस फीस है वह कंपनी की टोटल ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR पर लिया जाता है, जिसमें कंपनी के द्वारा टेलीकॉम सर्विसेज से और नॉन टेलीकॉम सर्विसेज से इकट्ठा हुआ टोटल रेवेन्यू काउंट होता है। इसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कहते हैं। अब ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं कि हमें सिर्फ वही रेवेन्यू इंक्लूड करना चाहिए जो वो अपने कोर सर्विस से कमाती हैं, जैसे कि टेलीकॉम फैसिलिटीज से। और अभी तक हुआ ये कि इन टेलीकॉम कंपनीज ने सिर्फ अपने मेन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से जो
रेवेन्यू आ रहा है सिर्फ उसी पर ही लाइसेंस फी पे किया है। ट्रिब्यूनल ने इन सारी कंपनीज की कंप्लेंट को सुना और उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से मिलने वाले रेवेन्यू पर ही 8% का लाइसेंस फी लेना चाहिए। लेकिन सरकार इस फैसले से खुश नहीं थी और वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनियों को पहले से डिसाइड किए गए रेवेन्यू के हिसाब से ही लाइसेंस फी पे करनी होगी। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इन कंपनियों को हर तरह से कमाए हुए रेवेन्यू पर ही 8% का लाइसेंस फी देना होगा। अब इस डिसीजन की वजह से इन सारी टेलीकॉम कंपनीज को सरकार को बाकी बची हुई फीस पे करनी है जो उन्होंने पिछले 14 सालों से नहीं की है, प्लस इन्हें पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी और तो और इंटरेस्ट भी चार्ज होगा उस फीस पर। इस मामले में जो कैलकुलेशन हुई उसके हिसाब से सरकार ने पिछले 14 सालों के बकाए के करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए बताए जो सरकार के टेलीकॉम कंपनियों से वसूलने थे, जिसमें जियो की हिस्सेदारी बहुत कम थी और उसने अपना बकाया जल्दी से चुका दिया। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए काफी मुश्किलें थी। खासकर वोडाफोन आइडिया ने कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उसे समय दिया जाए, लेकिन फाइनली फरवरी 2023 में सरकार ने 16,000 करोड़ के बदले में कंपनी के 33% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, जिससे कि वोडाफोन के ना कर्ज चुका पाने के चक्कर में आज वीआई में सबसे ज्यादा शेयर सरकार के हो गए हैं। आज के दिन सिर्फ 3 प्राइवेट कंपनीज पर टिका हुआ है। ये बेसिकली पूरे टेलीकॉम सेक्टर को खतरे में डालता है। बीएसएनएल जो कि सरकार की कंपनी है वो भी लॉस में है। वोडाफोन कर्ज के प्रेशर में दबा हुआ है तो सिर्फ जियो और एयरटेल ही बचते हैं जो एक्चुअली में सरवाइव कर पा रहे हैं। ऐसे में हमारे टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ 2 कंपनीज एक पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं और बहुत से एक्सपर्ट्स को इसी की चिंता है। अब सरकार को खुद इस मामले में फिर से रिव्यू करना चाहिए और कहीं ना कहीं लाइसेंस फी को खत्म करते हुए स्पेक्ट्रम की कीमतों को कम करके नए प्लेयर्स को इस मार्केट में लाना होगा ताकि एक हेल्दी कंपटीशन टेलीकॉम सेक्टर में भी बना रहे। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।